नमस्कार, आई एम फिलिप अशोक सोलोमन फ्रॉम मिशन आईएएस। जो आपका मास्टर स्ट्रोक जो दिल्ली टीम की तरफ से जो आपकी टेस्ट सीरीज शुरू की गई है मिशन आईएएस में, इस टेस्ट सीरीज का इंडियन पॉलिटी है। इस इंडियन पॉलिटी में मैं आपको डिस्कशन करूंगा और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 32 टू 33 क्वेश्चंस को मैं अभी एनालिसिस दूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन से कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू क्यों किया गया। जैसा कि हम सभी को पता है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रात्रि के 12 बजे, मतलब आधी रात आप कह सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सबसे पहले रावी नदी के किनारे हमने अपने देश को स्वाधीनता अपना लिया था। उस दिन से हम अपने देश को स्वाधीन के रूप में मानते आ रहे थे। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। तो लेकिन जो हमने पिछले, हम कह सकते हैं जो ऐतिहासिक हमारा दिन जो रावी नदी के किनारे जो हमने मनाया था, इसी ऐतिहासिक दिन को अंततः जब हमारे भारत के देश की संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होती है, तो इसे हम फुलफिल करने के लिए और इसे हम पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अनाउंस कर सकते हैं, इसको भारत में 26 जनवरी 1950 को की गई। इसके पीछे रीजन थी कि हम जब पुराने दिन को स्वाधीन के रूप में मनाते आ रहे थे, इसी चीज़ों को मैंने आगे चल करके और हमारा एक इतिहास खड़ा हो, जो पुराना को हम एक नए तब्दील करने की कोशिश किया। तो इसके पीछे रीजन्स ये थे। तो इसका आंसर आप मान लीजिएगा, इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था, यानी पहला इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि हमारा संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी जो वर्तमान में हमारा जो संघ सूची है, ये संघ सूची में विषयों की संख्या 97 है। और संघ सूची में जो विषय बनाए जाते हैं, जो उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं, उस पर जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाते हैं, वो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन राज्य सूची की बात करें, तभी राज्य सूची में 66 यानी 66 विषय हैं। और इस पे क्या होती है कि राज्य सरकार के अधीन जो भी ऐसे विषय वस्तु होते हैं जो राज्य सरकार को लगता है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ों पर राज्य सरकार इस पर नियम बनाते हैं। और एक होता है हमारा समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची की बात करें तो अभी वर्तमान में आप देखिएगा तो समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 है, 47 है। इस पर राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों मिल करके बनाती है। लेकिन यदि किसी भी प्रश्नों को लेकर के या किसी भी प्रकार के मान लिया जाए कि डिस्प्यूट हो जाता है, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर या जो भी हम लेजिस्लेशन को ला रहे हैं, विधेयक ला सकते, कानून बना रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई जो कानून होती है, उस कानून को वैलिडिटी मिलती है, यानी मान्यता मिलती है। तो इस आधार पर इसका जो हमारा मैचिंग है, इसका मैचिंग हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा, यानी बी इसकी आंसर हो जाएगी सेकंड का। हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल हम यदि 14 को देखते हैं तो 14 में क्या होता है कि विधि के समक्ष, चाहे वो भारतीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या विदेशी हो, सारे लोगों को आर्टिकल 14 जो होते समानता का जो अधिकार, विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है, ये सभी को दिया जाता है। पहला हमारा ऑप्शन अभिभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमारे भारतीयों में है, ठीक है। उसके बाद है कानून के समक्ष समता, तो ये दोनों को है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि केवल भारतीयों को। उसका अल्पसंख्यकों का अधिकार, या केवल भारतीयों को अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया जाता है। जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी हमारे भारतीयों को दिया जाता है। इस आधार पर यदि हम बात करें तो अल्पसंख्यकों का अधिकार, ठीक है, और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भारतीयों का। उसके अलावा मैं चर्चा कर दूं तो यदि आप देखेंगे तो भारत के संविधान के तहत, जैसे आप आर्टिकल 14 को देख लीजिएगा, आर्टिकल 20 को देखिए, आर्टिकल 21 को देखिए, आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी 14 के बाद हमारा 20 आ जाता है, उसके बाद 21 आता है, फिर 23 आ जाता है, 24, 25, 26, 27, 28। ये सारे जो आर्टिकल हैं, ये सारे आर्टिकल में जो भी प्रावधान किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, ये सारे प्रावधान ना केवल, मतलब ये सारे प्रावधान विदेशियों को दिया गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत विदेशी लोगों को भी बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं। उसके अलावा तो इस आधार पर इसका आंसर जो हो जाएगा, थर्ड का आंसर जो होगा ए हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को आप देखिएगा तो इसमें कहता है कि एक विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद। तो कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाए, सबसे पहले ये क्या होता है कि हमारे पास जो है बाइकैमरल है। बाइकैमरल का मतलब हमारे यहाँ 2 सदनीय संसदीय व्यवस्था है, जिसमें सबसे पहला तो हमारा राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति के अतिरिक्त हमारे 2 सदन होते हैं, जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा कहलाती है, ठीक है। तो क्या होती है कि किसी भी प्रकार का जो विधेयक होता है, जो विधेयक हमारा लेजिस्लेटिव से बनकर जो एग्जीक्यूटिव की ओर बढ़ता है, तो मायने सी बात है कि पहले लोकसभा जाती है, फिर राज्यसभा जाती है, और उसके बाद वो दोनों से अप्रूवल होने के बाद, अनुमोदन होने के बाद वो अंततः हमारे प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है। और जब हमारे देश के प्रेसिडेंट
उस पर सिग्नेचर कर देते हैं या अपने एकॉर्ड दे देते हैं या कंसेंट कर देते हैं, यानी हम कह सकते हैं सहमति दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही राष्ट्रपति को उस पर सहमति मिल जाती है, सहमति मिल जाने के बाद हम कहते हैं कि वो हमारा देश का एक विधेयक बन जाता है, एक सभी मतलब कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बन जाता है, यानी कानून बन जाती है। तो इसका आंसर जो होगा पहला है कि जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाए, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होती है, लेकिन अंततः हम कह सकते हैं राष्ट्रपति का उसमें अप्रूवल होनी चाहिए। दूसरा है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तीसरी जो पांचवा जो क्वेश्चन है वो है एक एमपी की सीट की रीत घोषित किया जा सकता है। तो हम सभी को पता है कि कोई भी हमारे मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि हमारा सदन से लगातार 6 महीना तक यदि वो अनुपस्थित होते हैं, किसी भी प्रकार के यदि वो अनुपस्थिति के कारण नहीं बताते, बिना बताए हुए कह सकते, उसको फ्रेंचली भी आप कह सकते हैं। तो इस आधार पर यदि वो लंबे समय तक 6 महीना तक अनुपस्थित हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो उनकी जो सदस्यता होती है, ठीक है, वह मुख्य रूप से प्रभावित हो जाता है या कह सकते हैं अस्तित्व में आ जाती है। अगला है छठा क्वेश्चन, तो इस आधार पर आंसर हमारा 6 महीना हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा आंसर। 6 क्वेश्चन हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है। जैसा कि हम सभी को पता है कि राज्यसभा जो है एक हमारा परमानेंट सदन है, और इस आधार पर देखेंगे कि राष्ट्रपति जो हमारा राज्यसभा होता है, राज्यसभा को कभी भी इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होती है कि इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स 2/3 मेंबर्स जो होते हैं प्रत्येक 2 साल पे वो अपदस्थ होते हैं या कह सकते हैं रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के जो हमारा संविधान के अनुसार यदि देखें तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ऐसे 6 ईयर्स के लिए, इसके मेंबर का जो होता है 6 ईयर्स होता है, लेकिन राज्यसभा हमारा कभी भंग होने वाला नहीं है, यानी कभी भी हम इसको समाप्त होने का विषय मान ही नहीं सकते। इस आधार पर इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी ये कभी भी भंग नहीं हो सकता या कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, 7वां क्वेश्चन को देखिएगा, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब इसमें से सही ढूंढना है, सही नहीं है वो चीजों को ढूंढना है। तो जैसे हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करते हैं तो भारत सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में सबसे पहले हमारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, जहां पर एक हमारा जो थे चीफ जस्टिस थे प्लस 3 जो होते वो हमारा उसके जजेस थे। ठीक है, तो इस आधार पर, लेकिन देश की आज़ादी की बात की हम बात करें तो देश की आज़ादी के बाद भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई वो 1950 ईस्वी में हुई, जो अभी वर्तमान हमारा दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये पहला जो ऑप्शन है सही है। दूसरा कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, ये तो सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय की जो दी हुई जो भी वर्डिक्ट होता है यानी फैसला होता है, उससे हम कहीं भी चुनौती नहीं दे सकते, यानी ये अपने आप में सर्वोत्तम होता है और जिसमें अपील की जा सकती है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़, गलत बात हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होती है कोर्ट मार्शल केस भी ये कह सकते हैं उस पर भी ये प्रोसीजर कर सकती है, यानी ये गलत हो गई, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। डी देख लेते, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय का अदालतों को सुनवाई कर सकता है, राइट। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है कोर्ट मार्शल के साथ ही साथ जितने भी प्रकार के हमारे पास उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं, और हाई कोर्ट्स के भिन्न भिन्न प्रकार के जो अदालत में जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो सुनवाई हो रही है, हियरिंग्स हो रही है, वे सारे का आप कह सकते हैं निष्पादन जो होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग जो होती है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि हमारे जैसे यहाँ पर कोर्ट मार्शल की बात करके सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है, इस आधार पर आंसर गलत हो जाता है। कोर्ट मार्शल का भी कार्य करती है और उच्च न्यायालय भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के जो भी उनकी कह सकते हैं जो अदालत में जो उनकी सुनवाई होती है उसका भी वो करता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 8 क्वेश्चन को देखिएगा। 8 में कहता है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में, तो 8वीं सूची को देखिएगा तो 8वीं सूची में खास तौर पे अभी वर्तमान में हमारा 22 भाषा है, ठीक है। लेकिन यदि हम मूल रूप से बात करें तो भारत के संविधान के मूल रूप में बात करें तो उस समय मात्र इसमें 8वीं सूची में मात्र 14 भाषा थी। बाद में इसमें हमने और 8 जोड़ दिया तो 8 14 और 8 22, यानी अभी वर्तमान में 22 भाषा हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू यदि हम ऑप्शन करें तो इसमें 16 है, 17 है, 18 है, 20 है, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 8 के देखें तो 8 ऑप्शन में हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इस आधार पे आप कहिएगा कि 8वां का आंसर ऑप्शन ई चला जाएगा। टोटल अभी हमारा 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है। इज इट ओके? आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आता है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कि यदि हम कैरेक्टराइजेशन
एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करते हैं तो जो हमारे पास सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशंस है उनकी जो सिस्टमेटिक यानी कह सकते हैं जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम्स है और पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो हमारा एक फैसिलिटी है, ठीक है, उस फैसिलिटी में क्या करते हैं कि इसमें हमारा जो निर्णय होती है वो भी निर्णय भी हमारा सडन होता है। साथ ही साथ हमारे देश के संविधान, देश की जो हमारा कह सकते लॉ एंड ऑर्डर्स है, एडमिनिस्ट्रेशंस है, वो हमारा कहीं ना कहीं फ्लैक्सीबल भी है, कहीं हार्ड भी है यानी रिजिड भी है। तो दोनों का कोलाबोरेशन कर सकते हैं, दोनों की कंट्रीब्यूशन को लेती है। उसके बाद भारत के संविधान जो है कानून के एकरूपता में भी दिखता है। लेकिन यदि हमारा ऑप्शन सी की हम बात करें, इसमें कहते हैं बड़े देशों के लिए आदर्श, केवल हम बड़े बड़े जो डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके लिए ही हम केवल ये हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, यदि ऑन द बेस ऑफ डेमोक्रेसी की देखें, ठीक है। तो केवल बड़े देशों के सामने ही आदर्श होना, बड़े देशों के लिए ही आदर्श होना, यह भारत के संविधान तथा भारत की जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है यह अलाउ नहीं करती, यह हमारा अप्रूवल नहीं देता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी ऑप्शन जो होगी खासतौर पर 9 नंबर का, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन को देखिएगा, तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो हम सभी जैसा कि देखते हैं कि भारत के संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। हमने 60 देशों को संविधान को पढ़ा, उसके बाद हमारा देश के संविधान बनकर के तैयार हुए। और देश की जो संविधान बनकर तैयार हुआ, हमने देखा कि 6 दिसंबर सबसे पहले हमने देखा 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर को सबसे पहला हमारा संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठतम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई। उसके बाद हमने देखा 11 दिसंबर को, फिर हमने देखा 13 दिसंबर को, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को लाए। तो इस आधार पर फाइनली भारत के संविधान बनकर के तैयार हो गए 26 नवंबर 1949 को। और हम प्रत्येक साल की भांति हर साल हम 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। इज इट ओके? आगे करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्न संविधानों में से कौन सी उपचार पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन देता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? किसी को रोकना, ठीक है। प्रतिषेध का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। रोकने का मतलब क्या होता है? ये होती जो है खासतौर पर कह सकते हैं जो हमारा जो किसी भी खासतौर पर किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा जो अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, ऐसे न्यायालयों या उनकी जो अधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल है, उनके अपने जो न्याय क्षेत्र होते हैं उसके उच्च जो न्यायिक कार्यों को करने के लिए उनको रोकना, ये हमारा जो होता है वो हमारा प्रतिषेध में हो जाता है। उसके बाद दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? मैं आपको आदेश देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो परमादेश मतलब मैं आपको आदेश देता हूँ। आदेश देने का मतलब क्या हुआ कि यह एक नियंत्रण सबसे पहले यह एक कंट्रोलिंग होती है, जिससे कि जो हमारा न्यायपालिका है, जो न्यायालय है, तो न्यायालय द्वारा जो सार्वजनिक जो हमारा जो आपका साथ अधिकारी हैं, ठीक है, तो अधिकारी को मुख्य रूप से जारी की जाती है ताकि उनसे उनके कार्यों और खासतौर पे उनके जो नकारने के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछा जा सके, इस तरह की गतिविधि जो तो हमारा परमादेश में होती, जिसमें हम आदेश देते हैं। तीसरा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रामाणिकता देना या कह सकते हैं सूचना देना। इसमें क्या होता है कि जो उच्च न्यायालय होती है, उच्च न्यायालय द्वारा जो भी हमारा अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको, या जो भी हमारे पास ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण होते हैं, उनको लंबित मामलों में स्थानांतरण के सीधे या कह सकते हैं उनको पत्र दिया जाता है कि आप इस तरह के कार्यों को करें, ठीक है। और लास्ट हमारा है ऑप्शन अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है हम कह सकते हैं प्राधिकृत यानी ऑथोराइज कर देना या किसी को वारंट के द्वारा बताना। यानी इससे क्या होता है कि जो न्यायालय होता है, न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति या कह सकते हैं जो सार्वजनिक कार्यालय होते हैं उसमें दायर अपने जो दावा होती है, दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाए, जिस तरह से आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाए अधिकार परीक्षा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 12 होता है। 12 क्वेश्चन कहता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो वो विवाद को सौंपा किसको जाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति की जो चुनाव होती है, सबसे पहले हम सभी को पता है कि उनका जो चुनाव होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। सबसे पहली बात, अप्रत्यक्ष रूप मतलब भारत की जनता जो होती है डायरेक्ट उनकी इलेक्शन में भाग नहीं लेती है। भारत की जनता के द्वारा जो चुने हुए जो हमारे सदस्य होते हैं वो उनके खासतौर पे इलेक्शंस में भाग लेते हैं, और उनकी जो इलेक्शंस होती है वो एकल मत संक्रमणी पद्धति के द्वारा होता है। इज इट ओके? और इस आधार पे देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें भी किसी भी प्रकार के यदि अड़चने आती है, चुनौतियां आती है या किसी प्रकार विवाद होता है, तो यह विचार भारत के हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो होती है वह इस तरह के जो भी
अफेयर्स होते हैं उसकी जांच करती है, या और कह सकते हैं कि उस पर जो कार्रवाई हो सकता है वो कार्रवाई को करती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होते हैं इसका जो सोल्यूशन होता है वह हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 13 का क्वेश्चन आप देखिएगा कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की जो अधिशासी शक्तियां होती है, अधिशासी का मतलब होता है कि जो जिनके नाम पे आप कह सकते हैं जो कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वह कौन होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 53 को देखते हैं तो भारत के संविधान का आर्टिकल 3 कहता है कि संघीय या संघ की जो हमारा कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है। बट यदि रियल में देखा जाए कि कर्ता धर्ता की यदि हम बात करें, मुख्य रूप से किसी भी प्रकार के जो हमारे यहाँ जो एक्शंस ली जाती है या कह सकते हैं कि जो कानून बनाई जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के तो नाम पर बनाई जाती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंटेशन मुख्य रूप से किया जाए या कह सकते हैं देश की जो कार्यपालिका के प्रमुख वो होते हैं, लेकिन मुख्य कर्ता धर्ता जो होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। 14 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार का अधिकार है। जैसे आप देख सकते हैं कि इनका अधिकार है प्रधानमंत्री जो कह सकते हैं जो बहुमत दल के जो नेता हो उसे पीएम बनाना। इनका कार्य है जैसे आप कह सकते हैं जो अटॉर्नी जनरल उनकी नियुक्ति करना, जो हमारा फाइनेंस कमीशन उनकी नियुक्ति करना, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो अनेक प्रकार के इनके अधिकार दिए गए। यहाँ तक कि राज्यपाल की भी नियुक्ति जो होती है वो हमारा राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते हैं, रक्षा बल को सर्वोच्च कमांडर भी हैं। देश के किसी भी भाग में आपातकालीन की स्थिति बनती है तो तीनों आपातकालीन, तीनों जो हमारा आर्टिकल 352 है, 356 है और 360, ये तीनों हमारे राष्ट्रपति के पास है। लेकिन यदि हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते बल्कि राज्यपाल करते हैं। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 15 है। 15 में देखिएगा कहता है कि संघीय मंत्री परिषद जो है, संघीय मंत्री परिषद, ठीक है, के मंत्री उत्तरदायी किसके होते हैं। तो हम सभी को पता है कि जितने भी हमारे पास जो सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं वे सारे के सारे लोकसभा के प्रति समर्पित होते हैं, सबसे पहली बात। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन इस तरह से दिया जैसे संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति और प्रधानमंत्री के प्रति। तो प्रधानमंत्री भी किसका पार्ट है, प्रधानमंत्री भी वही जो संघीय मंत्री परिषद उसी का पार्ट है। यदि हम संसद की बात करते हैं तो मुख्य रूप से देखा जाए तो यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन होती है, प्रत्यक्ष या कह सकते हैं बहुत बड़ी आप फॉर्म्स ऑफ दो पावर्स कहते हैं, तो वह मुख्य रूप से लोकसभा के पास होता है, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा केंद्रीय मंत्री परिषद होता है वो जो रेस्पॉन्सिबल होता है वह मुख्य रूप से हमारा लोकसभा निचली सदन के प्रति होता है। क्वेश्चन आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में, सरकार की जो संसदीय यानी पार्लियामेंट्री जो सिस्टम उसके बारे में बात कर रहा हूं, कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत में जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखिएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम को भारत में कोई कैबिनेट गवर्नमेंट भी को कहते हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कुछ इसको वेस्ट मिनिस्टर ऑफ या वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब बात होता है कि जो हमारे संसदीय जो व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था के विषय में इनमें से हमारा कौन सत्य है। तो पहला है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, यानी जो हमारा लेजिस्लेटिव है वो एग्जीक्यूटिव के प्रति रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा है जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो खासतौर पे कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। और फिर विधायक, तो देखिए इसको सिंपल वे में आप याद रखें। खासतौर पे यदि हम बात करते हैं तो जिस तरह से हमने कहा, तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे कैबिनेट गवर्नमेंट हमने बताया, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बताया, वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बताया, ये मुख्य रूप से भारत के बहुत सारे, विश्व के बहुत सारे देशों में मिलेंगे, जैसे ब्रिटेन में मिलेंगे, जापान में मिलेंगे, कनाडा में मिलेंगे, हमारे प्यारा भारत में भी मिलेगा। और मुख्य रूप से यदि बात करें तो सबसे पहले याद रखें कि इस तरह की जो चीजें होती, इसमें देखा जाए तो सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि जो विधायिका होती है, ठीक है, तो जो विधायिका होती है वो मुख्य रूप से विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जब तक हमारा बेहतर समन्वय नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, खासतौर पर भारत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भारत में होगा कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों के बीच में हमारा समन्वय, बेहतर समन्वय होना चाहिए। मतलब कि जो कार्यकारिणी जो होती है वो कार्यकारिणी मुख्य रूप से हमारा विधायिका का हिस्सा होता है, पहली बात। दूसरी
हम कह सकते हैं कि चूंकि जो सरकार होती है, सरकार के जो होती है, सरकार के निचले सदन में जो होती है सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता है, और इस आधार पर कह सकते हैं कि जो विवाद होती है, झगड़ा होती है, तो विवाद और झगड़ा की जो प्रवृत्ति होती है इसको कम कर दी जाती है। ठीक है, और यह सरकार के लिए खासतौर पर हम कह सकते हैं कि संसद में कानून पारित कराना और उसे लागू कराना आसान बना देती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ई चला जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में बेहतर समन्वय बताने की कोशिश नहीं किया जाए, केवल जिम्मेवारी की बात करें। इसलिए 16 का आंसर जो होगा वो ई हो जाएगा। 17 कहता है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है। जैसे हमारा कानूनी विषयों की बात करें तो केंद्र सरकार के जो सलाह देती है वो हमारा अटॉर्नी जनरल देती है। ठीक है, लेकिन यदि राज्य की बात होती है तो भारत के संविधान के आर्टिकल 165 में आप देखिएगा तो आर्टिकल 165 में राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए सॉलिसिटर जनरल का स्थापना किया गया है, इस पद का स्थापित किया गया है, जो जिसकी नियुक्ति जो होती है वहाँ के राज्यपाल करते हैं, उस पर्टिकुलर राज्य के राज्यपाल करते हैं, और राज्यपाल के पश्चात पर्यंत आप कह सकते हैं उनकी जो पोस्ट होता है, उनकी जो पीरियड होती है वो बनी होती है। तो इस आधार पर इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर इसका 17 का बी हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। ठीक है, उसके बाद एडवोकेट जनरल है ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में कहता है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा। अब देखिए, कोई भी लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो अपना जमानत कब खोएंगे, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो टोटल सीट है वो टोटल सीट का यदि छठा भाग, सबसे पहले उनको जमानत को बरकरार रखने के लिए टोटल सीट का छठा भाग उनको आना चाहिए कम से कम। यदि वो छठा भाग भी प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो वैसे जो प्रतिनिधि होते हैं उनको खासतौर पर उनकी जमानत रद्द हो जाती है। और जमानत रद्द के आधार पर यदि आप देखिएगा तो खासतौर पे लोकसभा में सामान्य कोटा के जो लोग होते हैं, सामान्य जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए जमानत राशि जो है 25,000 है, अकॉर्डिंग टू 2014 का मैं इलेक्शन की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग जो होते हैं उनके लिए 12,500 है। लेकिन यदि हम विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो खासतौर पे हम कह सकते हैं कि जो उनकी जमानत राशि है, तो विधानसभा में जमानत राशि जनरल के लिए 10,000 है, और जो खासतौर पे जो पिछड़े वर्ग हैं, बैकवर्ड क्लास से जो आते हैं, उनको 5,000 है। ठीक है, और यदि उनकी जमानत रद्द हो जाती है, छठा हिस्सा यदि प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, तो आप याद रखिएगा कि उनकी पैसा फिर रिटर्न नहीं होती, बल्कि राजकोष में वो पैसा जमा हो जाता है। इस आधार पे आंसर इसका है वैध मतों का 1/3, 1/4, 5वां हिस्सा और आधा हिस्सा, इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर इसका हो जाएगा छठा हिस्सा, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। 19 कहता है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं भंग किया जा सकता है, लेकिन यह कब भंग होगा, प्रधानमंत्री की अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति करेंगे, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 20 में कहता है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑप्शन, बिहार, तो बिहार में हमारा लोकसभा की सीट 40 है, पश्चिम बंगाल में हमारा लोकसभा की सीट 42 है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो है 29 है यानी 29 है, और उत्तर प्रदेश इसमें ऑप्शन डी आ रहा है, यानी इसका आंसर जो होगा और डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो लोकसभा की उसके पास सीटों की संख्या 80 है, 80 है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिएगा राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है। हम सभी को पता है कि राज्यसभा में जो टोटल प्रतिनिधि होते हैं उनकी प्रतिनिधित्व जो होती है वह मुख्य रूप से उनकी जनसंख्या के आधार बनता है। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर होती है, जैसा कि हम सभी को हम यदि देखिएगा तो 22-23 दोनों क्वेश्चन में हमारा मुख्य रूप से राज्यसभा से रिलेटेड, आई थिंक क्वेश्चन 21 और 22 दोनों में राज्यसभा से रिलेटेड है। तो अभी देखिएगा तो मुख्य रूप से आप देखिएगा कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो इस इलेक्शन में हम सभी को पता है कि राज्यसभा की यदि हम बात करें तो राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है, और मुख्य रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे साहित्य हो या कह सकते हैं जर्नलिज्म हो या और कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स पार्ट होते हैं, आर्ट कल्चर, इस तरह में, तो उनमें 12 लोगों को वो नियुक्त क्या कर सकते हैं, अनुमोदन आप कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। अब उसके आधार पर हम 22वां क्वेश्चन भी देखते हैं, तो इस आधार पर इसकी जनसंख्या आधार आप ले लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि भारत में राज्यसभा का जो गठन हुआ था वह 3 अप्रैल 1952 को हुई थी, यानी 3 अप्रैल 1952 को सबसे पहले हमारे यहाँ राज्यसभा का गठन हुई थी। इस आधार पर देखिएगा तो आर्टिकल इसके आधार आप देखिएगा तो इसका जो
यहाँ के जो टोटल मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर्स की जो पीरियड हमने बताया तो 6 ईयर्स होते हैं और प्रत्येक 2 साल पे 2/3 इसके जो सदस्य होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 249 देखिएगा, 249 देखिएगा, तो इसमें क्या होता है कि राज्य सूची जो होती है, राज्य सूची पर जो कानून बनाने का जो संसदीय आप कह सकते जो पहल होता है वह मुख्य रूप से राज्यसभा के पास होता है। इसके आधार पर देखिएगा आर्टिकल हमारा जो होती है 80 का 1 में देखिएगा, तो आर्टिकल 80 का 1 में हम देखेंगे कि तो मैक्सिमम जो हमारे पास राज्यसभा का जो मेंबर्स हैं वह 250 है। 250 में 238 हमारा इलेक्टेड हो रहे हैं और खास तौर पर 12 जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा उनको अनुमोदित किया जा रहा है। आर्टिकल 80 का 4 में आप देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि 12 सदस्यों को इसमें राष्ट्रपति अनुमोदित करते हैं। यानी ओवरऑल यदि बात करें तो कभी भी हमारा राज्यसभा जो होता है विघटित नहीं होता, यह हमारा एक परमानेंट हाउस है सबसे पहले का, यानी कभी विघटित होने का इसका सवाल ही नहीं हो सकता, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 23 का क्वेश्चन देखिएगा तो संसद के 2 सत्रों के बीच की अधिकतर जो अंतराल होते हैं वो हम क्या देखते हैं 6 महीना होता है। और संसद सत्र कौन बुलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति साल में 2 बार बुलाते हैं। लेकिन उनकी जो संयुक्त जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता होता है वो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इज इट ओके? तो इस चीजों का आप याद है, यानी इसका 6 महीना यानी बी आंसर हो जाएगा। 24 कहता है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है? शून्य काल क्या होता है? शून्य काल सबसे पहले 12 बजे से 1 बजे जो हमारा लंच पीरियड होता है इस टाइम में होता है। 1 घंटा का यह पीरियड होता है। यह मुख्य रूप से जो प्रश्न काल होता है, प्रश्न काल के बाद इस चीजों को लाई जाती है। अब प्रश्न बनता है कि इसके दौरान जो हमारा 0 आवर होते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग 0 आवर बोलते हैं, ठीक है। तो जो 0 आवर होता है, 0 आवर में मुख्य रूप से वैसे प्रश्न को उठाया जाता है जो मुख्य रूप से लोक महत्व का होता है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पहले से किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं होता, पहले से किसी भी प्रकार का सूचना नहीं दिया जाता। और ये जो प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं वह मुख्य रूप से हमारा लोक महत्व का होता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं इसकी जो आंसर होती है, उत्तर जो होता है वह तुरंत सदस्य प्राप्त करना चाहता है, यानी आप कह सकते हैं तुरंत कार्यवाही वो चाहता है, ठीक है। और यह अब सोचने वाली बात है कि न तो अपराह्न के समय है और न मध्याह्न के समय है, क्योंकि 12 बजे दोपहर और 1 बजे दोपहर, तो दोनों को टाइम, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि न तो अपराह्न है और न मध्याह्न है, यानी 12 से 1 बजे की इसका पीरियड होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहता है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल प्रश्न होता है, यानी इसका हमने क्या बताया कि यह जो होता है लोक महत्व का प्रश्न होता है, इसलिए इसका आंसर भी ई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को आप देखिएगा, कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो हम सभी को पता है कि भारत के संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय का चर्चा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में जो टोटल मेंबर कह सकते हैं, जो जजेज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, जस्टिस होते हैं, उनकी जो संख्या होती है उसमें बढ़ाने का अधिकार जो होता है भारत की संसद का है, ठीक है। इस आधार पर उनकी जो नियुक्ति होती है और घटाना बढ़ाना जो होता है वह सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम के तहत होती है, जो सबसे पहले 1956 में बना था, 1956 में बना था। जब 1956 में बना था तो आपको पता होनी चाहिए उस समय जो टोटल हमारे पास सदस्यों की संख्या जो थी वह मात्र हमारे पास, आप देखिएगा तो क्वेश्चंस का आधार जो संसद हो तो उस समय 1956 में मात्र 10 था, ठीक है। फिर 1960 में बना, तो 60 में बना तो इसमें 13 बढ़ाए गए, फिर 2009 में बना, 2009 में बढ़ा करके उसको 30 किए गए, और फिर अभी हम देख सकते हैं 2019 में जो बना, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी देखें 1977 में देखें तो 1977 में 17 हो गए थे, फिर आप 1986 में देखिएगा तो 25 हो गए थे, 2009 में देखिएगा तो 30 हो गए, और अभी 2019 का जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम जो बना इसमें बढ़ा करके, यानी चीफ जस्टिस प्लस जजों को मिलाकर 33 प्लस 1 यानी 34 हो गया है। तो ये हमारा संसद के पास इसका आंसर सी हो जाएगा। 26 में क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया है। तो सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 35वें संविधान संशोधन 1974 जो 1975 में लागू होती है। इसमें हमारा है 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 32वां हमारा 1974 में हुआ था, और जिसमें खासतौर पर संसद और विधानसभा पालिका जो होते हैं उनके सदस्यों को लेकर के कुछ मैटर लाए गए थे। 42वां संविधान संशोधन हम जब सभी को पता है कि एक व्यापक चेंज लेकर के आया था, इसलिए इसका आंसर जो होगा संशोधन 35वां हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 27 में देखिए, यदि किसी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है, ठीक है, तो वैसे सेंस में वो जो त्यागपत्र देता है वो त्यागपत्र किसको देता है? तो वो हमारा उपाध्यक्ष को देता है। इज इट ओके? वो किसे देता है? अपने उपाध्यक्ष को देता है। फिर हम देखते हैं
कि समानता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। समानता के अधिकार में देखिएगा, तो जैसा कि हम पहले भी चर्चा किए, भारत के संविधान के आर्टिकल यदि हम 14 की बात करते हैं तो 14 में हमारा देशी तथा विदेशी दोनों को न्यायपालिका के सामने बराबर अधिकार होता है। इसलिए भारत के केवल नागरिकों के कानून के समझ समान अधिकार है, ये गलत हो गई क्योंकि इसमें दोनों आ जाएंगे। ठीक है, यानी अब देखेंगे तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं वह हमारा खासतौर पे भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आते हैं। फिर हमारा 29 का क्वेश्चंस में देखिएगा तो 29 है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 में होता है। ठीक है, अनुच्छेद 269 में हमें पता है कि यदि कोई भी व्यक्ति संक्रामक रोग को फैलाता है जो जीवन के लिए खतरा होता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। आर्टिकल 268 है, तो 268 में हमें पता है कि केंद्र सरकार के द्वारा टैक्स लगाई जाती है, राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित की जाती है तथा विनियमित की जाती है, यानी बांटी जाती है। आर्टिकल 265 की बात करें तो आर्टिकल 265 में हमें पता है कि जो विधि के अधिकारों के बिना किसी भी प्रकार का हम टैक्स को इंपोज नहीं कर सकते, इसलिए 29 का आंसर ए हो जाएगा, आर्टिकल 280 हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज विषय। तो पंचायती राज विषय भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में है और 73वां संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत सबसे पहले लाया गया। और भारत में सबसे पहले यदि हम पंचायती राज की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित की गई थी। और मुख्य रूप से देखा जाए तो पंचायती राज जो होती है यह हमारा राज्य सूची में आता है। इज इट ओके? तो इस आधार पर इसका आंसर जो होगा 30 का सी हो जाएगा। अब आई थिंक अगला क्वेश्चन 31 से लेकर के हम 60 तक का जो होगा वो मैं अगले लेक्चर में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।